दोस्तों, हमारी धरती जितनी महान है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है। अजीब अजीब चीजें आपको सुनने को मिलती हैं इस पावन धरती भारत की। भारतवर्ष बहुत ही चमत्कारी रहस्यों से भरपूर है। इसी तरह की एक विचित्र कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। मगध के सम्राट का नाम था बृहद्रथा। बृहद्रथा के 2 रानियां थीं। काफी समय बीत गया, लेकिन उनकी पत्नियां गर्भवती ना हुई। राजा चिंतित रहने लगे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। हर तरह के वैद्य को दिखाया, उपाय कराए, कुछ नहीं हुआ। और अंत में किसी ने कहा कि एक महात्मा है, शायद उनके पास इसका इलाज हो। तो सम्राट उस महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, ये फल लो और अपनी पत्नी को खिला डालो। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा जैसे अब उनके मन को शांति मिल जाएगी। वो घर आए और उन्होंने फल के 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े काटे आधे आधे, और दोनों पत्नियों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया। दोनों गर्भवती हो गई। महल में चारों तरफ दिए जलने लगे, खुशियां खिलखिलाने लगी, खुशबू उड़ने लगी। चारों तरफ बस शहनाई गूंजने लगी कि अब नए मेहमान आने वाले हैं। परंतु जब गर्भवती स्त्रियों ने 2 शिशुओं को जन्म दिया तो वो 2 शिशु नहीं थे, वो आधे आधे 2 शिशु थे। यानी ऐसे लग रहा था जैसे बीच में कटा हुआ एक ही शिशु है। दोनों घबरा गई और नौकरों की सुरक्षा में जो महल के दूसरी तरफ जंगल की तरफ का गड्ढा था, उन्हें फटाफट वहां पर उन 2 शरीरों को फेंक देने की रानियों ने आज्ञा दी। नौकर फेंक के आगे कि अचानक वहां से एक राक्षसी गुजर रही थी। राक्षसी के मन में जाने क्या आया, उसने दोनों बॉडीज को, दोनों शिशुओं की बॉडीज को उठाया और दोनों को जोड़ के कोई मंत्र पूजा, और वो दोनों मिलकर एक सुंदर सा बालक बन गए। ऊपर से रानियों ने ये सारा विचित्र खेल देखा। उनमें ममता जाग गई और भागी भागी वो नीचे आई तो राजा भी नीचे आ गए। उन्होंने पूरी कहानी सुनी, जब कि ऐसे ऐसे दोनों ने ये 2 शरीर फेंक दिए थे और 2 शरीर के इस कुरूप सी औरत राक्षसी ने एक कर दिया। तो राजा प्रसन्न तो हुए, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? तो राक्षसी ने कहा, जरा। तो वहां से आज के हमारे हीरो का नाम जरासंध पड़ा। जरासंध यानी जरा ने संधि कराई, इसलिए जरासंध पड़ा। और मगध के अगले सम्राट वही जरासंध हुए, जो आगे चलकर कंस के ससुर भी हुए और कृष्ण के बहुत बड़े शत्रु थे। ये जरासंध को ये वरदान था कि वो किसी के हाथों में मर नहीं सकता।
उसकी मृत्यु का कारण एक ही हो सकता है, अगर उसके शरीर के 2 टुकड़े वैसे ही कर दिए जाएं जिस तरह वो पैदा हुआ था। ये भेद किसी को नहीं मालूम था सिवाय कृष्ण के, और कृष्ण ने बाद में यही भेद भीम को बताकर अपने शत्रु जरासंध की मृत्यु करवाई। जरासंध ने काफी राजाओं को बंदी बना रखा था, क्योंकि वो राजा चक्रवर्ती बनना चाहता था, और जितने ज्यादा वो बंदी बनाता उतना शीघ्र ही वो चक्रवर्ती बनता। पर उसकी मृत्यु तो कृष्ण और भीम के हाथों में लिखी हुई थी। उसको कौन बचा सकता था? अंत वही हुआ उसका। तो आज के हमारे हीरो यानी जरासंध हैं मेरे प्रिय मित्र श्री राणा जंग बहादुर। आगे की कहानी आप इन्हीं की ज़बानी सुनिए। नमस्कार, मैं राणा जंग बहादुर। मैं आपको अपने फिल्मी कैरियर के बारे में बताना चाहता हूँ। पंजाब से 81 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। स्ट्रगल के दिन थे, फिल्मों के लिए ट्राई कर रहा था मगर कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में मैं डबिंग करके गुजारा करता था। आवाज़ अच्छी थी, डबिंग का काम मिल गया, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में ही चलते चलते हम दोस्त इकट्ठे रोज शाम को मिला करते थे। तो दीप ढिल्लों ने मुझे बताया कि BR चोपड़ा साहब महाभारत बना रहे हैं, तो तुम्हें वहाँ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छे आर्टिस्टों की तलाश है और उन आर्टिस्टों को लेना चाहते हैं जो खाली हैं, जिनके पास काम नहीं है। तो ये बात हमें सूट करती थी। BR चोपड़ा साहब के ऑफिस में पहुँचे तो सबसे पहले मेरी मुलाकात गूफी साहब से हुई। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे महाभारत बनाने जा रहे हैं, तो आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। तो वो ऑडिशन सारी टीम देखेगी, तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको महाभारत में रोल मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, ऑडिशन देने को मैं रेडी हूँ, क्योंकि 8-10 साल मैंने स्टेज पे काम किया था। गूफी साहब ने हमें डायलॉग्स दिए, तो ऑडिशन लिया। जितना भी मेरा दिमाग था या जितनी मेरे में कैपेबिलिटीज थी, मैंने अपने पूरे मन से वो ऑडिशन दिया। और गूफी साहब बोले अच्छा है। मैंने कहा सर कब पता चलेगा? कहते ये पूरी टीम देखेगी, 5-6 दिन या 1 हफ्ता लगा लो। मगर चैन नहीं आ रहा था। 3-4 दिन गुजरे, मैं ऑफिस पर पहुंच गया। सीधा जाके गूफी साहब से मिला, उनको पूछा कि सर मेरा क्या हुआ? अरे यार तुम आ गए हो, कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अभी काफ़ी लोगों के ऑडिशन देख चुके हैं, तुम्हारा ऑडिशन अभी देखा नहीं गया है। मैंने कहा सर फिर कभी पता चलेगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती थी कि अच्छा काम मिले और जल्दी मिले। तो गूफी साहब ने बोला तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर है? मैंने कहा केयर ऑफ नंबर है। कहते एक काम करो, फिर 4-5 दिन बाद तुम फिर चक्कर लगा दो, तब तक मुझे लगता है सब काम हो जाएगा। रवि साहब, रवि चोपड़ा साहब, BR चोपड़ा साहब, धर्म चोपड़ा साहब, इन सब ने ऑडिशन देखे। 5वां दिन, मेरे को 5वें दिन मैं पहुंचा, तो फिर मैं जाके एक ही आदमी को जिसके साथ राबता था जाके मिला। मैंने कहा गूफी साहब हैं? तो उन्होंने बताया अपने रूम में बैठे हैं। तो मैं पहुंचा तो गूफी साहब ने बोला बैठो। मैंने कहा गूफी साहब मेरी किस्मत का फैसला हुआ? कहते हो गया, मुबारक हो, तुम जरासंध का रोल कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, जरासंध का रोल मैं करूँगा। तो उसके बारे में उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ मालूम है जरासंध का कैरेक्टर क्या है? मैंने कहा जी महाभारत के बारे में मैंने पढ़ा है, मगर एलेबोरेट करके कैरेक्टर आप बताएंगे।
तो उन्होंने एलेबोरेट करके मुझे पूरा कैरेक्टर बताया। तो जो कैरेक्टर मैंने किया वो जरासंध था। जरासंध कंस का ससुर था। महाभारत में पहला विलन कंस होता है, तो उसकी मृत्यु के बाद दूसरा विलन जरासंध। जरासंध चक्रवर्ती राजा होता है और वो कंस का बदला कृष्ण से लेना चाहते हैं। तो कृष्ण जी को लगा कि ये आदमी मेरा दुश्मन है, इससे पहले कि ये मुझे खत्म करे मैं इसका वध करवा देता हूं। इसमें एक बात और आई कि भीम के साथ मेरा मल्ल युद्ध होगा, कुश्ती। सभी सोचने लगे कि भीम तो बहुत कद्दावर है, राणा जंग बहादुर की हाइट बहुत कम है। गोपी साहब बोले यार ये पहले किसी के दिमाग में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक काम करूंगा कि फुर्ती इतनी दिखाऊंगा, इतना जोश से लड़ूंगा और उड़ उड़ के पड़ूंगा मैं भीम को, आपको मलाल नहीं रहेगा और आपको लगेगा कि राणा जंग बहादुर जो जरासंध है उस पर भारी पड़ा। कहते फिर ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मल्ल युद्ध है उसकी ड्यूरेशन 8-9 मिनट है। 2 या 3 दिन में उस पूरे एपिसोड की या उस सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी और बाकी आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। चूंकि कृष्ण महाराज उनके सभी कैदी राजाओं को मुक्त करवाना चाहते थे जरासंध की बंदी गृह से, इसलिए कृष्ण ने एक योजना बनाई जिसके तहत भीम और जरासंध का मल्लयुद्ध हुआ। कहते हैं कि मल्लयुद्ध में कभी जरासंध को किसी ने नहीं हराया था और इसका एक ही सानी था, एक ही मुकाबला करने वाला था और वो था भीमसेन। तो भीमसेन से इन्होंने मल्लयुद्ध कराया। फिर भीमसेन से को ही इन्होंने तरकीब बताई कि कैसे वो मरेगा, और जिस तरह वो उखाड़ के दोनों टांगें अलग अलग फेंकते हैं, वो सब भगवान कृष्ण का ही प्रताप था। मैं B.R. चोपड़ा, रवि चोपड़ा और सबसे ज़्यादा गूफी पेंटम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये रोल का ऑडिशन भी उन्होंने बड़े इत्मीनान से लिया, मुझे पूरा टाइम दिया और सिलेक्शन का भी मुझे न्यूज़ उन्होंने दिया। मैं सारी ज़िंदगी गूफी साहब का आभारी रहूँगा, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना मकबूल हुआ। मैं जिस भी फिल्मी ऑफिस में जाता था इसका जिक्र करते थे लोग, इसको पसंद करते थे, क्योंकि उस वक्त एक ऐसा मकाम था कि जब महाभारत टेलीकास्ट हो रहा था सड़कें जाम हो जाती थी, बिल्कुल फ्री, लोग घरों में बंद रहते थे। किसी ने बोला शादी बारात है, तो वो बोलते थे कि महाभारत देखेंगे, बारात लेके उसके बाद आएंगे। सड़कें बिल्कुल वीरान होती थी, सारे लोग महाभारत देखते थे और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर सीरियल जो हुआ है वो महाभारत हुआ है। राणा से वैसे एक बार आप बाहर मिलिए तो बहुत मजाक करते हैं, फुल ऑफ लाइफ। आज पता नहीं आपसे मिलने के लिए थोड़े से सीरियस हैं लेकिन बहुत अच्छा इंसान है और हमेशा खुश रहता है और खुश रखता है। बहुत सी फिल्में आई हैं इनकी और अब तो खैर पंजाबी में भी बहुत बिजी है। सिक्योरिटी ने आज तक किसी को नहीं बचाया। आंखें किसको दिखाता है? अबे देखता क्या है? मेरा भी खून कर देगा क्या? अब देखना हम तेरे साथ क्या खेल खेलते हैं।
मुझसे पूछने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? साले, तेरी औकात क्या है? मल्लू, साला मेरे पैसों से मुर्गा खाता है। चल चल तेरे को टीवी दिखाता हूँ। आजा। ऑल द बेस्ट राणा साहब, और कोरोना से होशियार। आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। कोरोना से प्लीज़ होशियार रहिएगा। अगर ज़रूरत नहीं तो बाहर मत जाइएगा। जय भारत, सत श्री अकाल।